तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको क्लियर करेंगे ताकि एक्सरसाइज हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम में जो सवाल आता है इस एक्सरसाइज से वो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% आता है। इसके ऊपर लिख देता हूँ 100%। और सवाल जो है उसका जो मार्क्स होते हैं वो 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का सवाल 100% इस एक्सरसाइज से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस एक्सरसाइज के बारे में उनको समझना हमेशा ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको बड़े ध्यान से समझिएगा। सीधे एक्सरसाइज पे पहुंचने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आप एक्सरसाइज के सवाल तो सीख जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम में जब सवाल बदल के आएगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले बेसिक चीज़ों को समझें। तो आज हम समझने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पिछली जो एक्सरसाइज हमने की थी 4.1 उसमें हमने किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था, रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग, और एक्सपेंड करके हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल पाते थे। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंड करके सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का। ठीक है। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को सीख जाएंगे तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है अगर उसके रोज़ और कॉलम को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज। मतलब कि जो रो है उनका कॉलम बना दिया जाए और कॉलम का रो बना दिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला करते थे चैप्टर 3 में, ये करीब करीब वैसा ही है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसके कॉलम को और रो को आपस में बदल देते हैं। ठीक है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 6 है आपके बुक का। इसमें कहा गया कि वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 फॉर दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टी 1 को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा किस तरह से वेरीफाई होगा। सॉल्यूशन। तो अभी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेल्टा का साइन होता है। आपने इससे पहले भी कई बार देखा होगा क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं। तो 12th में पढ़ने का मतलब ये है कि इससे पहले आप ये साइन कई बार देख चुके होंगे। ठीक है। हमने सारे जो वैल्यूज़ दी हुई थी उनको लिख लिया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये समझ लिया था कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है और उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। तो अभी अगर हम इस वाली रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये वाली जो रो आप देख रहे हैं इसमें ज़ीरो है। तो इसके अलोंग एक्सपेंड जब करेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। R2 के अलोंग कर लो या फिर C2 के अलोंग कर लो, दोनों में ये ज़ीरो आएगी तो दोनों के अलोंग एक्सपेंड करना ईजी रहेगा। ठीक है। और बिना एक्सरसाइज 4.1 को समझे इसको बिल्कुल मत समझना। जो लोग इसको डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चलिए खैर, तो मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो रो 2 का सबसे पहला एलिमेंट 6 है, 6 लिख दिया। और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके मिलेगा -3, 5, 5 और -7। फिर से चेक करते हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, -3, 5, 5 और -7। ठीक है। चलिए खैर, इसके बाद -0। अब ज़ीरो के साथ में जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं औपचारिकता के रूप में इसको लिख देता हूँ। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गए, 2, 5, 1, -7।
2 5 1 -7, ठीक है। उसके बाद -4 के अलोंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करने के बाद ये रो और ये कॉलम जब एलिमिनेट हो जाएगा 2 -3 1 और 5, 2 -3 1 और 5, ठीक है। अभी हमें ये साइन जो है ना इनको भी चेक करना है कि ये साइन सब सही लगे हुए हैं कि नहीं। 6 जो है वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 3 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। 0, वैसे तो 0 के आगे कुछ भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी अगर यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ 100% प्लस लगेगा। 4 के बारे में, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना आ गया, 5 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा, माइनस, वो मैंने पहले से ही लगाया हुआ है। तो ये जो साइन है ये कैसे लगते हैं, पिछली एक्सरसाइज में आपको अच्छी तरह से समझाया गया था, अब फिर आ गया होगा समझ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। माइनस का 6, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 और बीच में लगता है माइनस। इस हिस्से को हटा देते हैं क्योंकि 0 की इसमें मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। माइनस का 4, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, बीच में माइनस आएगा लेकिन इसके माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस का 6, 25 में से 21 गया तो माइनस का 4, -4, 10 और 3 कितना हो गया, 13, ठीक है। तो 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस, 13 4 जा 52, ठीक है। -52 और प्लस का 24, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। माइनस का 28 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई नहीं किया है। प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी रोज़ और कॉलम को आपस में बदल देंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम अगले पेज पर क्या करने वाले हैं कि जितनी भी रोज़ हैं उनका कॉलम बनाने जा रहे हैं। तो जब हम रो का कॉलम बनाएंगे तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह का हो जाएगा। ये 2 -3 5 है ना, ये ऐसे आ जाएगा 2 -3 5, 6 0 4 1 5 और -7, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज पर जाने की जल्दी बिल्कुल मत करिए, पूरे धैर्य से इन चीज़ों को समझिए, फिर एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी रोज़ को कॉलम से के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो इस तरह का डिटर्मिनेंट बनेगा। मैं इसको अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, ठीक। फिलहाल यहाँ से काट देता हूँ, मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था केवल। चलिए अगले पेज पर। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। तो जब भी हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, बाय इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम वी गेट, ठीक है। रोज़ और कॉलम को आपस में बदलने के बाद हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, पहले इस तरह से था 2 -3 5 और वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं और ये जो नया डिटर्मिनेंट बना है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा 1 से, ठीक है। पिछला वाला डेल्टा था तो इसको डेल्टा 1 लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक्सपेंडिंग अलोंग, तो पिछली बार मैंने R2 के अलोंग एक्सपेंड किया था, अब मैं C2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो आपको ये तो पता ही है ना कि C2 के अलोंग या R2 के अलोंग ही क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 है तो उसे ईजी रहेगा। तो करते हैं एक्सपेंड। सबसे पहला C2 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 6 के अलोंग कॉलम और रो को रिमूव करके -3 5 5 और -7 मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी 0। अब 0 के साथ कुछ लिखो या ना लिखो, इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद माइनस, फिर अगला नंबर क्या है, 4 के अलोंग जो रो है और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करके 2 1 -3 और 5 मिलेगा, ठीक है। 0 वाला हिस्सा मैंने लिखा नहीं है इस बार। अच्छा, इनके आगे साइन चेक कर लेते हैं। 6 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी कि ऑड नंबर माइनस आएगा, ठीक है। 0 के आगे कुछ लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 जो है ना, 4 का नंबर देखिए क्या पड़ रहा है,
थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि ऑड है तो माइनस लगेगा, मैंने पहले से लगाया हुआ है। तो माइनस का 6, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, 4 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो माइनस का 6 इधर माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 इधर कितना आएगा 13, फिर से वही सारी चीज़ें आ रही है, 24 प्लस का और 52 माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया 28। तो फिर से हमें क्या हुआ, वही वैल्यू मिल गई जो पिछले वाले में मिली थी। ये देखिए पहले भी हमें -28 मिला था, और जब हमने उसकी जो रोज़ हैं, रोज़ के कॉलम बना दिए, मतलब रोज़ और कॉलम को आपस में बदल दिया, तो भी उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 1 जो है वो वेरीफाई हो जाती है। एंड में लिख दिया जाएगा कि हैंस, उससे पहले ये लिखना कि डेल्टा जो है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा 1 के। पिछला वाला जो था वो डेल्टा था और ये क्या है, डेल्टा 1, दोनों की वैल्यू सेम आई है, कितनी, माइनस का 28, इक्वल हो गया है। हैंस प्रॉपर्टी 1 वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 1 आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में बदलने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिमेन अनचेंज, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी। पहले भी -28 आया, रोज़ कॉलम आपस में बदल दिए तो भी कितना है, माइनस का 28। समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अब यह है दूसरी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ़ एनी 2 रोज़ और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। अब क्या है ना कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर्टी 1 में और प्रॉपर्टी 2 में। प्रॉपर्टी 1 तो ये थी कि अगर सारी रोज़ को सारे कॉलम के साथ बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी 2 में क्या है, अगर कोई सी भी 2 रो को आपस में बदल दिया जाए तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज, डिटर्मिनेंट का क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। कोई सी 2 रो को आपस में बदल दो या कोई से भी 2 कॉलम को आपस में बदल दो, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सारी रोज़ को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब जो रो थी सब उनको क्या बना दिया जाए, कॉलम बना दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या है कि अगर हम इस रो को इसके साथ बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, इस रो को इसके साथ बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम को या रो को आपस में अगर बदला जाता है तो उससे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि फ़र्क समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी 1 में प्रॉपर्टी 2 में। अगर आसानी से समझ में नहीं आता तो 2-3 बार आप उसको रिपीट कर करके देखा करें कि प्रॉपर्टी 1 में क्या था, प्रॉपर्टी 2 में क्या था। वीडियो में तो आप रिपीट कर ही सकते हैं ना चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिर तो इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो माइनस का 28 है। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में निकाल ली थी। इसके लिए एग्जाम्पल 6 आप देखें जो अभी पिछले पेज पर किया था, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी माइनस का 28 आई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी ये जो 2 रो हैं इनको आपस में बदलने जा रहे हैं। इनको भी बदल सकते हो, इस कॉलम को इसके साथ भी बदल सकते हो, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या वाकई में डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा या फिर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम रो 1 को इंटरचेंज करेंगे रो 2 से तो इस तरह का साइन लगाएंगे, इसमें दोनों तरफ एरो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बदलते हैं, अगर आप C1 को C2 से चेंज करेंगे तो फिर आप इस तरह का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये वाला चल रहा है, आप इस वाले से करके चेक कर सकते हैं। तो R1 को R2 से बदला जा रहा है, ये वाला ऊपर जाएगा, मतलब ये पूरी रो ऊपर जाएगी और ये पूरी रो नीचे आएगी। 6 0 4
2 -3 5 1 5 -7। ठीक है, पढ़ाई करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप ये सोचें कि फटाफट हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, तो ये काम अगर आप करते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा। आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना किया करें चीज़ों को सीखते समय। चलिए खैर, तो अभी हमने क्या करा, रो R1 को R2 से क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक है, ये ऊपर चला गया और वो वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। तो फिर से मैं वही है कि ज़ीरो वाले के अलोंग ही एक्सपेंड करूँगा R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो 6 लिख दिया। 6 के साथ एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, -3 5 और -7। ठीक है, उसके बाद 0 आएगा तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आएगा 4। ठीक है, 4 के साथ रो और कॉलम एलिमिनेट करके क्या आएगा, 2 -3 1 और 5। ठीक है, साइन चेक कर लेते हैं। 6 के बाहर तो प्लस ही लगेगा क्योंकि पहली रो का पहला एलिमेंट है। 0 के आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4 पे आ जाओ, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि 1 + 3 4, 4 यानी कि इवन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस, यानी कि 0 के आगे माइनस लगना था। तो वैसे तो फ़र्क तो कुछ पड़ना नहीं, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अब 6 ऐसे, 7 3 × 21 प्लस का, 5 5 × 25 माइनस का, वही कैलकुलेशन आ रही है। इसको हटा देते हैं। 4 5 2 × 10, 3 1 × 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 माइनस का 4 और 4, ये कितना हो गया, 13। ठीक है, अब 6 4 × 24 माइनस का, 52 प्लस का, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, लेकिन इस बार प्लस का आया। ठीक है, और पिछली बार कैसा आया था, माइनस का। तो हमने वेरीफाई कर दिया है प्रॉपर्टी 2 को कि अगर आप दो रो को आपस में बदलते हैं या फिर दो कॉलम को आपस में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले माइनस आ रहा था, अब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी कि कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम को आपस में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है, साइन वो चेंज हो जाता है। और प्रॉपर्टी 1 में प्रॉपर्टी 2 में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, समझ ही नहीं पाते कि कौन सी प्रॉपर्टी 1 है कौन सी 2 है। तो तुम्हें तो आ गई होगी ना समझ में। ध्यान से अगर चीज़ों को देखोगे तो सब समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी 3, टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं, पूरे पेशेंस से इनको समझते रहिए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। और जिन्हें जल्दी है ना एक्सरसाइज करने की, वो ऐसा करो वीडियो स्किप करके एक्सरसाइज में पहुंच जाओ सीधे, जिन्हें पढ़ना नहीं है खाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 3, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और मतलब बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। ये किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 बना सकती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है ये। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, मतलब ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। मैं इसको एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई सी भी दो रो, देखो इस वाली रो को, ठीक है, और इस वाली रो को भी देखो, क्या ये तुम्हें बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं, 3 2 3 3 2 3। तो जब भी तुम्हें किसी डिटर्मिनेंट में ऐसा दिखाई देगा कि उसकी दो रो बिल्कुल सेम है तो सीधे तुम उसकी वैल्यू को क्या रख दोगे, 0। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना एक्सपेंड करना ना कुछ करना। जैसे ही दिखाई दे कि दो रो आइडेंटिकल हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब कोई बच्चा सवाल उठा सकता है कि अगर 3 हो जाएं आइडेंटिकल तो भैया जब दो आइडेंटिकल हो रहे हैं उससे ही 0 हो रहा है तो 3 से तो वैसे ही ओबियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर दो रो एक जैसी बनती हैं या दो कॉलम एक जैसे बनते हैं तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं दो अलग अलग तरीके से, तो बड़े ध्यान से देखिए।
ठीक है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा वो इस तरह से है 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3। अभी मैं इस प्रॉपर्टी को ना पिछली जो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी 2 उसकी मदद से वेरीफाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये तो डेल्टा है और इसको देखो जरा क्या है। अभी मैंने क्या करेंगे ना, ये वाली रो को ऊपर ले जा रहा हूँ, उस वाली रो को नीचे ला रहा हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो वाकई में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ भी है। मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली रो थी इसको ऊपर ले गया, ऊपर वाली रो को नीचे ले गया, मतलब कि मैंने R1 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, R3 के साथ। ठीक है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होगा कि जो मतलब डिटर्मिनेंट है उसका साइन बदल जाएगा। पहले वो डेल्टा था अब वो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा। ठीक है, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसकी जगह माइनस डेल्टा रख दिया है, और एक चीज़ और है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट इस पूरे डिटर्मिनेंट के सेम है, बिल्कुल देखने में एक जैसा है। तो डेल्टा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहे, मैं रिपीट करूँगा अभी इसको। ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2 डेल्टा, यहाँ पे क्या रह जाएगी 0, 2 0 में चला जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रूव किया है। अभी अपने सिंपल तरीके से भी प्रूव करेंगे। एक बार फिर से देखो, ये था डिटर्मिनेंट हमारा, हमने इसकी ये जो दो रो थी ना एक जैसी, इनको आपस में बदल दिया, ये ऊपर चली गई वो नीचे आ गई। तो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप दो रो को आपस में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पहले डेल्टा थी तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा, रोज़ को आपस में बदलने के बाद। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये दोनों सेम है, तो अगर ये डेल्टा है तो ये भी क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, फिर हम इस डेल्टा को इधर ले गए, 2 डेल्टा हो गया, 2 चला गया 0 में। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करी है ना, ये थोड़े से एडवांस तरीके से वेरीफाई करी है। जिन्हें ये समझ में नहीं आई वो अपना सिंपल तरीका देखो। अभी मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ तुम्हें कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगले पेज पर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब उस प्रॉपर्टी को एक सिंपल तरीके से वेरीफाई करेंगे, मतलब कि इसको एक्सपेंड करेंगे जो हमें आता है पहले से। तो हमारी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सी भी दो रो आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डायरेक्ट उसके सामने 0 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, अभी हम प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा देखिएगा, एक्सपेंड करते हैं। 3 लिखा, ठीक है, इसके अलोंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करके क्या मिलेगा, 2 3 2 3। ठीक है, फिर -2, इसके अलोंग कॉलम रो का एलिमिनेट करके क्या मिलेगा, 2 3 3 3। फिर +3, इसके अलोंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करके क्या मिलेगा, 2 2 3 2। ठीक है, ये जो माइनस प्लस आते हैं ये इस बार नहीं बताऊंगा कि ये क्यों आते हैं, और यहाँ पे लिख देना कि एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग हमने एक्सपेंड किया था, R1 के। ठीक है, 3 ऐसे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस, थोड़ा तेज करूँगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, माइनस। ठीक है, तो 6 में 6 गया 0, ये पूरा बन गया 0, माइनस का 2, 6 में से 3 गया माइनस का 9, 3, 6 में से 4 गया माइनस का 2। ठीक है, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस का, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने अपने सिंपल तरीके से वेरीफाई कर दिया। तो पिछला जो था वो एक एडवांस तरीका था, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे समझ लो। तो हमने समझा क्या है इस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई से दो रो, जैसे ये रो और ये रो आइडेंटिकल होते हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उम्मीद है कि प्रॉपर्टी 3 आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, अब समझना शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। डिटर्मिनेंट की हर प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे, 4 नंबर आपको तभी मिल पाएंगे जब सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे, और एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 4 को ध्यान से समझिए। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो
or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट की किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि ये रो थी, हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप जब वेरीफाई करेंगे अपने आप से तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको समझाने की। अभी क्या करना कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करके किसी भी रो या कॉलम के लो जो भी आएगा उसमें k की मल्टीप्लाई कर देना। फिर तुम्हें दिखाई देगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी रो में या किसी भी कॉलम में आपने किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी तो पूरे डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई और तुमने किसी रो में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 हो जाएगी 10 के बजाय, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल भी करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना ही है कि किसी भी रो में अगर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। इस प्रॉपर्टी की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलते हैं। पहला, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी। अभी अगले पेज पर एग्जांपल करूँगा, कॉमन निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। दूसरा, इफ़ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इन द सेम रेशो, देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर कोई सी भी 2 रो के एलिमेंट या कोई से भी 2 कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अभी पिछली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर 2 रो एक जैसी हो गई या 2 कॉलम एक जैसे हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अभी क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई सी 2 रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं या 2 कॉलम भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये तो पूरी थ्योरी थी, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। एक सवाल करते हैं, उससे हम इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। अगले पेज पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इसकी मदद से हमने जो प्रॉपर्टी 4 अभी अभी पढ़ी है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा। इस डिटर्मिनेंट में जो सबसे ऊपर वाली रो दिखाई दे रही है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा। पूरे पेशेंस के साथ देखते रहिए, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया समझ में आएगी। अपने टारगेट एक्सरसाइज समझना मत रखा करो, अपना टारगेट चैप्टर को समझना रखा करो कि ये चैप्टर की हर चीज़, हर सवाल हमें समझना है अच्छी तरह, ठीक है। चलो, अभी ये जो 36 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3, ठीक है। और 102 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 × 7, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि इस पूरे में से ना हम 6 कॉमन निकालेंगे। फिलहाल मैंने कॉमन निकालने से पहले ऐसे करके लिख दिया है ताकि अब मैं तुम्हें कॉमन निकाल के दिखा सकूं। तो 6 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर रहेगा 17 3 6 1 3 4 17 3 और 6, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1 में से हमने 6 कॉमन निकाला, ठीक है। अब 6 तो ऐसे ही रहा। अब ये देखो, ये वाली रो पूरी और ये पूरी रो दोनों क्या हो चुकी है, आइडेंटिकल हो गई। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और 6 की 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो सवाल किया है ना, इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी अब तक लगाती है। एक तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी 3, और एक हमने ये जो कॉमन निकाला है, ये अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी 4, उसको लगाया है।
तो कॉमन निकालते समय यहीं पे प्रॉपर्टी 4 भी हमने लगा दी। तो इस जगह पर हमने दो प्रॉपर्टी लगाई हैं। जब कॉमन हमने निकाला 6 बाहर निकाला, पूरे डिटर्मिनेंट में 6 की मल्टीप्लाई हो गई है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 लगी है। और इन दोनों के आइडेंटिकल होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? 3, क्योंकि जब दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और आपको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए समझने की। वीडियो का कोई भी हिस्सा कितना भी मतलब ऐसा हो, उसको छोड़ना नहीं होता, हर चीज़ को ढंग से देखना होता है। वीडियो स्किप करके अगर देखते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, तो इसलिए पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखा करें, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। कॉमन निकालते समय प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल किया कि अगर किसी रो में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है तो पूरे डिटर्मिनेंट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और जब देखा कि दो रो आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 3 लग गई कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक और बात जो अभी हमने एक नोट पढ़ा था ना, ये वाला, कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल होते हैं एलिमेंट किसी भी रो के या कॉलम के तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब देखो ज़रा, अगर हम इस रो के जो एलिमेंट है और इस रो के जो एलिमेंट है इनका अगर रेशो निकालते हैं तो 102/17, ठीक है। तो कितना आएगा रेशो? यही आएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। इसका और इसका रेशो निकाला, 7 से 6 टाइम कट गया, 6 आ गया। इसका और इसका रेशो निकाला, 6 आ गया। इसका और इसका रेशो निकाला, 6 आ गया। तो कोई सी भी दो रो अगर प्रोपोर्शनल भी होती हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास 0 बनाने वाली दो प्रॉपर्टी हो गई। अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हैं इस तरह से तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी 4 को समझ लिया, एक अच्छा एग्जांपल भी कर लिया जिसमें दो प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब समझना शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। हर प्रॉपर्टी के साथ आपकी जो डिटर्मिनेंट की नॉलेज है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी और आप आगे के जो सवाल हैं उनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी, इफ़ सम or all element of a row or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। तो ऐसे थियोरेटिकली पढ़ने से तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में भी करवाऊँगा ना, सब समझ में आ रहा है। देखो ये वाली जो रो है इसको क्या है कि इस तरह से सम की फॉर्म में कर रखा है एक्सप्रेस। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसको हम दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है ना तो प्लस लगा देंगे। आगे λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। ऐसे पढ़ने से इतना समझ में नहीं आता जितना प्रैक्टिकली समझ में आता है, ठीक है। तो इस रो को हमने क्या करा कि क्योंकि इसमें A1 λ1 A2 λ2 इस तरह से लिखा हुआ था तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया। और ज़रूरी नहीं कि दो में कर सकते हैं, इसको 3 में भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ और होता है जैसे कि लैम्डा छोड़ो K होता है यहाँ पे K1 K2 K3, तो एक तीसरा डिटर्मिनेंट बना देते, उसमें ऊपर आता है K1 K2 K3 और नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या रहते? सेम रहते हैं। तो ये 5वीं प्रॉपर्टी है कि कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया रखता है हमें तो हम उसको 2 या 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 चीज़ों का सम है तो 2 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, और अगर 3 चीज़ें होती तो 3 का सम आ जाता है, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए अगले पेज पर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है तो वाकई में बहुत बढ़िया है, डॉक्टर की बात को सीरियसली लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसे मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हमें किसके इक्वल लाना है? 0 के।
तो जब भी हमें किसी डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लाना हो तो एक बात दिमाग में बिठानी ज़रूरी है कि उसमें या तो प्रॉपर्टी 3 लग सकती है कि 2 रो को आइडेंटिकल बना दो, या प्रॉपर्टी 4 लग सकती है कि 2 रो या 2 कॉलम को प्रोपोर्शनल बना दो। ठीक है, ज़ीरो लाना हो तो उन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। बाकी अभी हमें प्रॉपर्टी 5 का दिखाना है यहाँ पर इस्तेमाल करके, तो देखो कैसे दिखाएंगे। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2, अबे यहाँ पर तो y होना चाहिए था, y 2y 2z x y और z। तो अभी हमने लगाई है इसमें प्रॉपर्टी 5। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये देखो ए बी सी एक जैसा बन गया ना, R1 और R2 जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस। अब इसको देखो जरा एक्स वाई जेड 2x 2y 2z, क्या ये तुम्हें प्रोपोर्शनल दिखाई देते हैं? अगर इनका रेशो हम निकालें 2x का और x का रेशो निकालेंगे 2 आएगा, 2y का y का रेशो निकालेंगे 2 आएगा, 2z का और z का रेशो निकालेंगे तो 2 आएगा। प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी 3 लगा दी है और प्रॉपर्टी 4 भी लगा दी है, और ऊपर लगाई थी प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 2 में या 3 में। प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग अगर 2 रो आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग अगर 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हैं तो उसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब 0 + 0 क्या आ गया 0। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके किसी भी डिटर्मिनेंट को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसीलिए सीख रहे हैं कि आगे जो डिटर्मिनेंट आएंगे बड़े मुश्किल से हम उन्हें प्रॉपर्टी लगा के बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है कि ये वाली प्रॉपर्टी 5वीं आपको समझ में आ गई होगी और ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट्स में भी लिख दिया करो कि हाँ मुझे समझ में आया, मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया, इस तरीके से। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता तो भी लिखा करो। कुछ बच्चों ने आजकल कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है उसको देखकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टी 6 है हमारे सामने, देखते हैं कि क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर। If each element of any row or column of a determinant, the equimultiple of corresponding element of other row or column are added, the value of the determinant remains same। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड किया जाता है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ये रो है, इस रो में ये वाली रो हम ऐड कर रहे हैं और वो भी इसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, तो दोनों जो डिटर्मिनेंट होंगे उनकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट अब ऐसा बन जाएगा जब हम इस रो में k की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा। तो पहले वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है किसी भी रो में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके अगर आप उसे किसी दूसरी रो में ऐड करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट था। इसमें क्या किया गया कि इस वाली रो में k के इंटू करके वहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब कोई बच्चा सवाल ये कर सकता है कि बिना मल्टीप्लाई करे अगर ऐड कर दें तो, अगर हम इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई ना कर दें उसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही आपने किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी तो 1 की तो ऑलरेडी हो रखी है ना, 1 की मल्टीप्लाई तो फिर भी हो रखी है, 1 भी तो एक कांस्टेंट होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करके हमने उसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 रो को अगर आप आपस में प्लस कर देते हैं डायरेक्ट या किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ कुछ भी अगर समझने को रह जाता है तो उसके आगे मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, इफ़ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक दिस, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन एक से ज़्यादा अगर लगाया जा रहा है, मतलब कि किसी रो में दूसरी रो को ऐड किया जा रहा है कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर आप एक ही स्टेप में ऐसे एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? केयर शुड बी टेकन टू सी दैट अ रो दैट इज़ अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन अदर ऑपरेशन। तो एक रो जो पहले किसी ऑपरेशन में अफेक्ट हो गई थी उसे हम दूसरे ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने में, तो अभी एग्जांपल करवाऊंगा, शायद उसमें समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने ऐसे ऑपरेशन लगाए एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रो पिछले ऑपरेशन में इफेक्ट हो गई थी उसको आगे इस्तेमाल आप ना करें। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो एग्जाम्पल है ना अगले पेज पर, इसको ध्यान से देखिएगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी ना कि किसी रो में कॉन्स्टेंट की इंटू करके दूसरी रो में ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगले पेज पर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ एक एग्जांपल में, उम्मीद है कि वो समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है। मैं सारे एग्जांपल को अच्छा ही कहता हूँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल, और एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल लानी है? ए क्यूब के। तो कैसे लेकर आएंगे ज़रा ध्यान से देखना। हम इसके LHS में कुछ ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, जो अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखे ना, प्रॉपर्टी 6 में, उनको लगाने जा रहे हैं। ये वाली जो रो है इसमें से उसका 3 गुना माइनस करेंगे। ये ऑपरेशन आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा जैसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से पूरी तरह से अलग होती हैं। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार मेहनत करने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसा सब कहते हैं और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वाली रो में से उसका ट्रिपल माइनस करने जा रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। हमारी डिटर्मिनेंट के केस में कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा 0 बनेंगी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं अगर उसका ट्रिपल इसमें से माइनस कर दें। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मैट्रिक्स के जैसी लग रही होगी। तो R3 को चेंज करेंगे कैसे? R3 में से माइनस कर देंगे थ्राइस ऑफ R1। तो R1 का ट्रिपल करके इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगी। एक और चीज़, R1 का डबल करके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगी? 0। R2 चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो हमने एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमने उस चीज़ का ध्यान रखा है जो रिमार्क हमें दिया हुआ था कि देखो ये वाली रो इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये वाली भी रो इफेक्ट हो रही है, लेकिन जब हमने इस्तेमाल जिस रो का किया है यहाँ पर ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, वो इस वाली रो का किया है, मतलब जो इफेक्ट नहीं हो रही। तो हमारा ये जो रिमार्क था इसमें हमें यही समझाया गया था कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन ऐसे लगाते हैं एक ही स्टेप के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो रो इफेक्ट हो रही है, ये लिखा हुआ है, ये a row that is affected in one operation should not be used in other operation। ठीक है, तो हमने ऐसी रो का इस्तेमाल किया है जो इफ़ेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, इस चीज़ की जब हम प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज में तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल क्लियर हो गया ना कि हमने R3 और R2 दोनों में किसका इस्तेमाल किया है? R1 का, जो इफ़ेक्ट नहीं हो रही है उसमें ऑपरेशन नहीं लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है इन दोनों में। ठीक है, चलो फिर करते हैं। तो क्योंकि ये रो अफेक्ट नहीं हो रही, ये ऐसी आ जाएगी ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो 4 नंबर है ना, ये ऐसे ही नहीं आते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता है, तब आते हैं 4 नंबर। उसका डबल इसमें से माइनस करके R2 को बदल लें, तो उसका डबल इसमें से माइनस करा तो 0 आ गया।
उसका डबल करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ देख लेते हैं। 3a प्लस 2b में से माइनस होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, 3a में से 2a गया तो a बचा, 2b से 2b कट गया तो a बचा मतलब, ठीक है। इसमें से भी उसका डबल माइनस करना है। 4a प्लस 3b प्लस 2c में से माइनस होगा उसका डबल, तो माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c, ठीक। 2c से तो 2c कट गया, 4a में से 2a गए तो क्या बचे, 2a बचे, 3b में से 2b गया तो एक b बचा, इधर ही आ गया, ठीक। R3 को कैसे बदल रहे हैं, R3 में से R1 का ट्रिपल माइनस कर रहे हैं, तो उसका ट्रिपल यहाँ से माइनस हो गया तो एक और ज़ीरो बन गई। जितनी ज़ीरो बनेगी उतना बढ़िया रहेगा। उसका ट्रिपल इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6a प्लस 3b में से 3a माइनस 3b, उसका ट्रिपल ये आएगा ना, और साइन चेंज हो जाएगा अंदर का। 3b से 3b कैंसिल, 6a में से 3a गया तो कितना बचा, 3a बचा। अब उसका ट्रिपल इसमें से माइनस करना है, 10a प्लस 6b प्लस 3c में से 3a माइनस 3b माइनस 3c माइनस करना है, ठीक है। तो 3c से 3c कट गया, 10a में से 3a गए तो क्या बचे 7a, और 6b में से 3b गया तो क्या बचा 3b, ठीक है। तो हमने दो ऑपरेशन लगाए प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल करके। ये है प्रॉपर्टी 5 कि किसी रो में दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद। और हमने इसका भी ध्यान रखा कि अगर ऐसे ऑपरेशन एक से ज़्यादा लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रो अफेक्ट हो रही है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने किस रो को इस्तेमाल किया है, जो अफेक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। चीज़ें आसान होती चली जाएंगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उनको ध्यान से समझेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ पर भी एक ज़ीरो बना सकता हूँ अगर मैं इसका ट्रिपल इसमें से माइनस कर दूँ तो R3 को बदलने जा रहे हैं कैसे, R3 में से R2 का ट्रिपल माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो R2 जो है अफेक्ट तो हो चुकी है क्योंकि इसमें ऑपरेशन लग चुका है, लेकिन अब हम अगले स्टेप में आ चुके हैं। रिमार्क में ये लिखा था कि उसी स्टेप में नहीं करना है, हाँ अगले स्टेप में कर सकते हैं। जो रो अफेक्ट हो गई है उसे आप ऑपरेशन में इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में, उसी स्टेप में नहीं कर सकते। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट वाली रो ऐसी आएगी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। ये भी ऐसी आएगी 0a 2a प्लस बी, ठीक है। लेकिन ये बदल दी, उसका 3 गुना इसमें से माइनस करा 0, उसका 3 गुना इसमें से माइनस करा 0, उसका 3 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7a प्लस 3b में से 3 2 जा 6a और माइनस 3b माइनस कर रहे हैं। 7a में से 6a गया तो a बचेगा और 3b से 3b कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारी ज़ीरो आ गई हैं और शायद इससे ज़्यादा अब ज़ीरो बन भी नहीं सकती। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो पिछली नॉलेज के हिसाब से अगर हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या फिर C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि C1 में भी 2 जीरो हैं और R1 में भी कितने जीरो हैं 2। तो चाहो तो मैं इसको R1 कह रहा हूँ, ये R3 है। चाहो तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहो तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करो, ठीक है। दोनों में से किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, ध्यान से ज़रा देखिए। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो C1 का पहला एलिमेंट A है, A के साथ वाला कॉलम और रो एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या A 2a प्लस बी 0 और a, ठीक है। और बाकी 0 0 आएंगी, 0 प्लस 0 लिख दिया मैंने वैसे ही, ठीक है। बाहर a है, a के बाहर साइन भी प्लस कराएंगे तो जानते हैं ना, a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगी, और a की a स्क्वायर में कर दी तो क्या आ गया a क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था a क्यूब वो आ चुका है। तो इस पूरे सवाल में यानी कि एग्जाम्पल 11 में हमने प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल किया कि आप किसी भी रो को बदल सकते हैं, उसमें दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी कांस्टेंट के इनटू करने के बाद। उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन ऐसे लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो रो इफेक्ट हो रही है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने दोनों ऑपरेशन में R1 का इस्तेमाल किया है, तो R1 जो है वो अनअफेक्टेड थी, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा था। हाँ, अगले स्टेप में आप ज़रूर जो रो इफेक्ट हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस से सब चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो 6 प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं। एक बार मैं उनको रिवाइज़ करवाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि अगर आप सारी रोज़ को और सारे कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो रो को आपस में बदला जाता है या दो कॉलम को आपस में बदला जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो बदल जाता है। पहले -28 आ रहा था, +28 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को पिछले वाली से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सारे रो और कॉलम आपस में बदलते थे, इसमें कोई सी भी दो रो आपस में बदलेंगे या कोई से भी दो कॉलम आपस में बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 में क्या है कि अगर कोई सी दो रो आइडेंटिकल हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी 4, अगर आप किसी रो में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट में भी उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी 4 थी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन भी निकाला जा सकता है। प्रॉपर्टी 5 कि अगर इस तरह से कोई रो लिखी हुई है तो आप उसको आसानी से उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में या 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। और छठी प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है तो अभी तो याद होगी ही। तो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, तो अब काफ़ी देर बाद एक्सरसाइज शुरू करने का नंबर आ गया, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अभी हमने जो 6 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं वो हमारे सवालों को कितना आसान बना देंगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल है कि इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के। तो छोटा सा सवाल है, 2 नंबर तक का एग्ज़ाम में आ सकता है, समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे प्रूफ। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इस तरह से अगर कोई कॉलम या रो लिखा होता है तो हम उस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। x y z a b c x y z और प्लस x y z a b c और इधर एक्स वाई जेड इधर आ गया था तो उधर क्या आएगा, ए बी सी, ठीक है। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया। अब देखो ज़रा, ये C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और यहाँ पर C2 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो इसकी भी वैल्यू 0। तो कितना, देखो हमने कितनी आसानी से कर दिया। तो हमने यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी लगाई है, एक तो हमने प्रॉपर्टी 3 लगाई है आइडेंटिकल वाली, और कौन सी लगाई है, ये प्रॉपर्टी 5 लगाई है कि स्प्लिट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बड़े आराम से हमने कर लिया। एक और बात है कि इस सवाल को करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा, फिर से मैं सवाल को लिखता हूँ, एक्स वाई जेड। सवालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स को तभी अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करेंगे कि ये जो C1 है इसको चेंज करेंगे C1 प्लस C2 से, प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से। तो इसको चेंज कर रहे हैं, इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, और इधर ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 2 तरीके से मैंने करके दिखाया और
ऐसा नहीं कि दो ही तरीके होंगे, और भी तरीके हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के आप अलग अलग तरीक़ों से इस सवाल को करके देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पहला सवाल, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे भी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीक़ों से हम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं करूँगा आप किसी दूसरे तरीके से करके देखिएगा, और आप चाहें तो अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ये पूछने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 को कैसे करेंगे ध्यान से ज़रा देखिएगा। हम जो है ना R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 से। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो B से B कट जाएगा और A माइनस C आ जाएगा, और यहाँ पे भी भले ही C माइनस A लिखा है लेकिन उसका हम बना देंगे A माइनस C। इसी तरह से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो C से C कट जाएगा और B माइनस A आएगा, और यहाँ पे A माइनस B बना हुआ है तो उसका हम B माइनस A बना ही देंगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी इसलिए मैंने ये लगा दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है ये जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्योंकि R1 को चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज कर रहे हैं, उसमें इसको प्लस कर रहे हैं, तो A माइनस B में ये प्लस होगा तो क्या आ जाएगा A माइनस C। अगर आपसे ऐसे नहीं होता रफ में कर सकते हैं A माइनस B प्लस B माइनस C, B से B कट गया तो क्या आ गया A माइनस C। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे C से C कटेगा, क्या आएगा B माइनस A। इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो A से A कटेगा, क्या आएगा C माइनस B। जितने भी सवालों में हमें जीरो लाना होता है तो हम कोशिश करते हैं दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाने की, तो वही कोशिश मैं भी यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में कुछ नहीं लगा था तो ये ऐसे ही रहेगा B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो ये इसके जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ इस तरह से, A माइनस C, B माइनस A, C माइनस B, B माइनस C माइनस A माइनस B। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो A माइनस C बन गया, यहाँ से कॉमन निकाला B माइनस A बन गया, यहाँ से कॉमन निकाला C माइनस B बन गया। ठीक है, अब वैसे तो हम ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब दो रो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो क्या ये रो इस रो के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। अगर हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा -1, इनका रेशो भी कितना आएगा -1। दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ऐसे। ये देखो, रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, इनका भी रेशो निकालेंगे -1 आएगा। क्योंकि ये रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिंस, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे सिंस R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल दैट्स वाई वैल्यू इज़ 0। तो ये मैंने अपने तरीके से किया है, आप इसमें कोई अपना तरीका लगा के करिएगा। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको सारे नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। इसको भी देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और कई अलग अलग तरीक़ों से ये किया जाता है। इसमें भी हमें वैल्यू 0 लानी है, तो कोशिश यही करेंगे कि इसमें दो रो या दो कॉलम को हम आइडेंटिकल बना लें। तो देखिए क्या कोशिश हो सकती है। LHS ले लिया तो 2, 3, 5 ऐसे ही रहेगा, 7, 8 और 9 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 65 है इसको देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 63 + 2। 75 को मैं लिखने जा रहा हूँ 7, ये 3 है ना, तो 72 + 3, और इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 5 से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, 81 + 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 63 + 2 क्या आएगा 65 आएगा, 72 + 3 75 आएगा, और ये ठीक है। और इनको कैसे स्प्लिट करना है इसका आइडिया मैंने यहाँ से ले लिया था। अपने अपने तरीके होते हैं आइडिया लेने वाले। अब हम क्या करेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 81। ठीक है, एक ये हो गया, और प्लस दूसरा 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये 2, 3, 5। ठीक है, ऐसा हम स्प्लिट कर सकते हैं ना किसी भी डिटर्मिनेंट। अब क्या है कि ये वाले में क्या है,
ये C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 0। और इसका भी देखते हैं थोड़ा सा आइडिया लगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मुझे इसमें एक चीज़ समझ में आई है। देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है काफ़ी, और अभी थोड़ी देर लगा सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में तो टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। 2 3 5 ये ऐसे ही रहेगा, 7 8 9 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 63 है इसको हम लिख सकते हैं 9 7 जा 63, और इसको हम लिख सकते हैं 9 8 जा 72, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 9 9 जा 81, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी तरह से जीरो बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का सोचना पड़ेगा कि जिससे 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल बन जाए। इधर तो ज़ीरो बन गए, इधर तो हमारा फ़ायदा हो गया। अब क्या ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ऊपर 7 है और नीचे 9 × 7 है, तो रेशो क्या आ जाएगा 1/9। इधर 8 है, उधर ये 8/9 × 8, 8 से 8 कट गया 1/9। आगे भी क्या आएगा 1/9, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई है 0 हो गई है। तो इसकी जगह पूरे की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ, इधर भी 0 लिख रहा हूँ, और इस वाले के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये दोनों क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, इधर लिख देता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि सिंस C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, C2 और C3 प्रोपोर्शनल हो गए हैं इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई है 0। और दूसरे वाले की वैल्यू 0 क्यों हुई थी? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए थे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, प्रोपोर्शनल मतलब रेशो जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था, हमने इस तरीके से किया है। आप इसे किसी दूसरे तरीके से करके ज़रूर देखिएगा, और जिस भी तरीके से आप करेंगे उसका फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं बता सकूँ कि वो जो आपने किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, बाकी बची हुई एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगली वीडियो देखने से पहले इसको पक्का ज़रूर कर लेना, ठीक है। पिछली पक्की किए बगैर अगली वाली मत देखा करो बिल्कुल भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।